नमस्कार मित्रों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं DSSB TGT हिंदी फीमेल की जो परीक्षा 5 सितंबर 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में हुई थी, उसके 25 प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। ये DSSB TGT हिंदी फीमेल 5 सितंबर 2021 फर्स्ट शिफ्ट का तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैं 2 वीडियो इसके डाल चुकी हूँ। आज हम देखेंगे 51 नंबर प्रश्न से। प्रश्न 51, अंकुरित शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? 1 ऋत, 2 ऋत, 3 कुरित, 4 इत। इसका विकल्प 4 सही है, इत। यहाँ अंकुर मूल शब्द है और इत प्रत्यय लग गया तो शब्द बना अंकुरित। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 52, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार शब्दालंकार है? निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार शब्दालंकार है? 1 रूपक, 2 अतिशयोक्ति, 3 उपमा, 4 श्लेष। इसका विकल्प 4 सही है, श्लेष। श्लेष शब्दालंकार है। शब्दालंकार वहाँ होता है जहाँ शब्दों के द्वारा काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, और अर्थालंकार वहाँ होता है जहाँ अर्थ के द्वारा काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है। शब्दालंकारों की संख्या 7 है। यदि आपसे कभी शब्दालंकारों की संख्या पूछी जाए तो आप लिखेंगे 7। कौन कौन से? अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश या वीप्सा, पुनरुक्तवता भास। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 53, विद्वान लोग समय का सदुपयोग करते हैं। वाक्य में रेखांकित पद का रूप कौन सा है? रेखांकित, ये विद्वान को रेखांकित करना है। ये विद्वान को रेखांकित कर दे रही हूँ मैं, तो विद्वान को बताना है। विद्वान लोग समय का सदुपयोग करते हैं। वाक्य में रेखांकित पद का रूप कौन सा है? 1 भाववाचक संज्ञा, 2 संख्यावाचक विशेषण, 3 सार्वनामिक विशेषण, 4 परिमाणवाचक विशेषण। इसका विकल्प 1 सही है, भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा का भाव का बोध हो रहा है, इसलिए भाववाचक संज्ञा है। संख्या हो नहीं सकता, सार्वनामिक हो नहीं सकता। सार्वनामिक विशेषण वहाँ होता है जहाँ किसी संज्ञा शब्द से पहले कोई सर्वनाम शब्द आकर उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है। परिमाण हो नहीं सकता क्योंकि परिमाण नापतोल से संबंधित है, तो इसका विकल्प 1 सही होगा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 54, डाकिया शब्द का बहुवचन बताएं। डाकिया शब्द का बहुवचन बताएं। 1 डाकियों, 2 डाकियाँ, 3 डाकिये, 4 डाकिये। इसका विकल्प 4 सही है, डाकिये। देखो मित्रों, जहाँ पर आकारांत पुल्लिंग शब्द होता है तो उसको जब हम ए कर देते हैं तो वो एक वचन से बहुवचन बन जाता है। जैसे डाकिया डाकिये, लड़का लड़के, घोड़ा घोड़े। तो इस प्रकार से जो पुल्लिंग आकारांत शब्द होते हैं उनको जब हम एकारांत कर देते हैं तो एक वचन से बहुवचन बन जाते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 55, मनोगत शब्द का संधि विच्छेद है। मनोगत शब्द का संधि विच्छेद है। 1 मनो प्लस गत, 2 मनः प्लस गत, 3 मनो प्लस अगत, 4 मन प्लस गत। इसका विकल्प 2 सही, मनः प्लस गत। यहाँ पर विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। देखेंगे अगला प्रश्न। किस उपसर्ग का प्रयोग प्रतिकूल शब्द में हुआ है? किस उपसर्ग का प्रयोग प्रतिकूल शब्द में हुआ है? 1 परि, 2 परा, 3 प्रति, 4 प्रा। यहाँ विकल्प 3 सही है, प्रति। यहाँ कूल मूल शब्द है। कूल का अर्थ होता है किनारा। क्या होता है? किनारा। और जब उसमें प्रति उपसर्ग लग गया तो शब्द बना प्रतिकूल।
प्रतिकूल माने जो अपने लिए हितकर ना हो, अपने विरुद्ध हो, तो उसे हम प्रतिकूल कहते हैं। मित्रों, उपसर्ग एक शब्दांश होते हैं जो शब्द के आदि में लगते हैं, माने शब्द के पहले लगते हैं। उपसर्ग कभी शब्द के बाद में, अंत में नहीं लगेगा। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश होते हैं। तो प्रत्यय सदैव शब्द के अंत में लगता है और उपसर्ग सदैव शब्द के पहले लगता है, आदि में लगता है। उपसर्ग 3 प्रकार के कार्य करते हैं। कभी कभी ये शब्द के रूप को बदल देते हैं, कभी कभी एक नया शब्द बना देते हैं और कभी कभी शब्द में विशेषता ला देते हैं। जैसे कि यहाँ कूल का अर्थ क्या होता है? किनारा। प्रति उपसर्ग लगा तो हो गया प्रतिकूल, जो अपने विरुद्ध हो, अपने पक्ष में ना हो, तो यहाँ उपसर्ग का प्रयोग होके एक नया शब्द बन गया है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 57, महिमा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? 1 हिम, 2 हिमा, 3 इमा, 4 माँ। इसका विकल्प 3 सही है, इमा। यह महिम मूल शब्द है और इमा प्रत्यय लग गया तो शब्द बना महिमा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 58, रूढ़ और प्रयोजनवती किस शब्द शक्ति से संबंध है? 1 तात्पर्य, 2 लक्षणा, 3 अभिधा, 4 व्यंजना। इसका विकल्प 2 सही है, लक्षणा। शब्द शक्तियों के कितने भेद होते? 3, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो रूढ़ और प्रयोजनवती ये लक्षणा शब्द शक्ति के भेद हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 59, वो कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? वह कौन सा वाक्य है? 1 सरल एवं संयुक्त वाक्य, 2 मिश्र वाक्य, 3 संयुक्त वाक्य, 4 सरल वाक्य। इसका विकल्प 2 सही है, मिश्र वाक्य। यहाँ पर मिश्र वाक्य है, जहाँ पर दोनों उपवाक्यों को जब जोड़ते हैं तभी पूरा अर्थ निकलता है, वहाँ पर मिश्र वाक्य होता है। और मिश्र वाक्य की एक पहचान और है, जो, जिसे, जिसका, जैसे, इस प्रकार के शब्द अगर कहीं पर भी आ जाते हैं तो 99% वहाँ मिश्र वाक्य होता है। इसके अतिरिक्त जैसे मैंने अभी पहले बताया है, जब दोनों उपवाक्यों को हम जोड़ देते हैं, 2 या 2 से अधिक उपवाक्य भी, वैसे 2 ही उपवाक्य होते हैं इसमें, तो अगर हम इनको जोड़ देते हैं दोनों उपवाक्यों, तभी उसका पूरा अर्थ निकलता है, नहीं तो पूरा अर्थ नहीं निकलता है। तो वहाँ पर मिश्र वाक्य होता है। जैसे कि वह कौन सा व्यक्ति है, इसका क्या अर्थ निकल रहा है? कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। लेकिन जब अगर इसके आगे मैंने ये उपवाक्य जोड़ दिया, जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो, तब इसका पूरा अर्थ निकल रहा है, इसलिए यहाँ मिश्र वाक्य है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 60, प्रत्येक शब्द से निकलने वाले अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? प्रत्येक शब्द से निकलने वाले अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? 1 शब्द शक्तियाँ, 2 रीतियाँ, 3 अलंकार, 4 काव्य गुण। इसका विकल्प 1 सही है, शब्द शक्तियाँ। किसी भी प्रकार से निकलने वाले शब्द का जो अर्थ होता है, निकलने वाले शब्द के अर्थ को शब्द शक्ति कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। कहीं पर तुरंत अर्थ का पता चल जाता है, कहीं पर थोड़ा लाक्षणिक रूप से थोड़ा घुमा के शब्दों का अर्थ पता चलता है, और कहीं कहीं पर जैसे शब्दों के पर्यायवाची आदि से शब्द के अर्थ का पता चलता है। तो इस प्रकार से तीनों शब्द शक्तियों से अलग अलग प्रकार से अर्थ की बोध होता है, अर्थ का बोध होता है। देखेंगे अगला प्रश्न। लक्षणा शब्द शक्ति के मुख्यतः कितने भेद हैं? 1 3, 2 4, 3 5, 4 6। ये 5 पे चंद बिंदु रहेगी मित्रों। इसका विकल्प 4 सही है, 6। लक्षणा शब्द शक्ति के मुख्यतः 6 भेद हैं, जो इस प्रकार हैं: रूढ़ि लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा,
गौड़ी लक्षणा, शुद्धा लक्षणा, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 62, दो आँख से देखना का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ बताइए। दो आँख से देखना का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ बताइए। एक, अलग अलग देखना। 2, खतरों से खेलना। 3, भेदभाव करना। 4, असहज होना। इसका विकल्प 3 सही है, भेदभाव करना। जैसे कि मान लीजिए किसी घर में जैसे 2 भाई हैं, तो उनके लिए जैसे कुछ माता पिता होते हैं जो एक बच्चे को थोड़ा सा कम, एक को थोड़ा अधिक प्रेम करते हैं। तो ऐसे के लिए क्या होता है, ये मुहावरा जो है प्रयुक्त हो सकता है कि देखो वो 2 आँख से देखते हैं, माने भेदभाव करते हैं। तो 2 आँख से देखना का अर्थ होता है भेदभाव करना। अगला प्रश्न। प्रश्न 63, रूढ़ा और प्रयोजनवती किस शब्द शक्ति के भेद हैं। 1, अभिधा। 2, व्यंजना। 3, तत्पर्या। 4, लक्षणा। इसका विकल्प 4 सही है, लक्षणा। अगला प्रश्न। प्रश्न 64, धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल। धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। 1, मानवीकरण। 2, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। 3, अनुप्रास अलंकार। 4, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसका विकल्प 2 सही है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जहाँ पर एक शब्द 2 बार आता है और उसके अर्थ भी समान होते हैं, वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। इसका दूसरा नाम या उपनाम है वीप्सा अलंकार। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 65, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है पूछा गया है यहाँ। 1, सिंधी। 2, अंग्रेजी। 3, कश्मीरी। 4, नेपाली। इसका विकल्प 2 सही है, अंग्रेजी। अंग्रेजी जो है वो ये भाषा जो है संविधान की, अंग्रेजी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है। इनमें कुल भाषाओं की संख्या है 22। देखें अगला प्रश्न। प्रश्न 66, अंधे के आगे रोने का अर्थ बताइए। 1, संकट में होना। 2, व्यर्थ प्रयत्न करना। 3, माफ़ी मांगना। 4, क्रोध करना। इसका विकल्प 2 सही, व्यर्थ प्रयत्न करना। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 67, यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई भाषा में जनहित याचिका लगानी है तो याचिका किस भाषा में लिखी जानी चाहिए। यहाँ भाषा होगा, किस भाषा में लिखी जानी चाहिए। मैं एक बार प्रश्न को रिपीट कर दे रही हूँ। यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई भाषा में जनहित याचिका लगानी है तो याचिका किस भाषा में लिखी जानी चाहिए। 1, हिंदी या अंग्रेजी में। 2, याचिकाकर्ता अपनी मातृभाषा में। 3, अंग्रेजी में। 4, 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में। इसका विकल्प 3 सही, अंग्रेजी में। तो मित्रों, यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई भाषा में जनहित याचिका लगानी है तो याचिका किस भाषा में लिखी जानी चाहिए। तो इसका उत्तर होगा 3, अंग्रेजी में। और मेरे विचार से ये भारत का दुर्भाग्य है। मेरे विचार से हिंदी को राष्ट्रभाषा होना चाहिए और हिंदी का प्रयोग उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में हर जगह होना चाहिए। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 68, भारतीय संविधान में राज्य की भाषाएं किस अनुसूची में वर्णित हैं। 1, अनुसूची 5। 2, अनुसूची 8। 3, अनुसूची 6। 4, अनुसूची 7। इसका विकल्प 2 सही है, अनुसूची 8।
अनुसूची 8 में ये 22 भाषाएं जो हैं, इन भाषाओं के नाम इस प्रकार से हैं: असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, संथाली, संस्कृत, सिंधी, हिंदी। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 69, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं हैं? 1 25, 2 22, 3 14, 4 24। इसका विकल्प 2 सही है, 22। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 70, लकीर का फकीर होना का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है? 1 परंपरा का अनुकरण करना, 2 भीख मांगना, 3 खुशी के समय विघ्न आ जाना, 4 बेकार की बातें करना। इसका विकल्प 1 सही, परंपरा का अनुकरण करना। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 71, अंधेरे घर का चिराग का अर्थ बताइए। 1 इकलौता पुत्र, 2 धनी व्यक्ति, 3 भाग्यशाली व्यक्ति, 4 घर में रोशनी होना। इसका विकल्प 1 सही, इकलौता पुत्र। अगला प्रश्न। प्रश्न 72, कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ बताइए। 1 गरीब की अमीर से तुलना नहीं हो सकती, 2 परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। यहाँ परिस्थितियाँ में चंद बिंदु रहेगी। 3 थोड़े ही दिन सुख मिलता है, 4 खुद पर भरोसा रखना चाहिए। इसका विकल्प 2 सही, परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। तो कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, इसका अर्थ है परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। जैसे कोई व्यक्ति कभी पूरी तरह से सुखी नहीं रह सकता, कोई व्यक्ति कभी पूरी तरह दुखी नहीं रह सकता। धूप और छाँव की तरह दुख और सुख आते रहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति आज मान लीजिए गरीब है, कल वो अमीर हो सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की छोटी नौकरी है, कल उसने परिश्रम किया, उसको कल बड़ी नौकरी मिल गई। तो परिस्थितियां जो है वो मनुष्य की बदलती रहती हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 73, दिए गए विकल्पों में से किसे यह अधिकार है कि वो हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा का दर्जा दे सके? 1 राष्ट्रभाषा की अनुमति से किसी राज्य का राज्यपाल, 2 सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, 3 विधान परिषद, 4 संसद का कोई भी सदन। इसका विकल्प 1 सही है, राष्ट्रभाषा नहीं, यहाँ राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रभाषा से क्या मतलब, यहाँ राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति की अनुमति से किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की अनुमति से, मित्रों यहाँ राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति की अनुमति से किसी राज्य का राज्यपाल। ये अधिकार किसके पास होता है? केवल राष्ट्रपति के पास होता है। केवल राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि राष्ट्रपति की अनुमति से ही, मतलब बिना राष्ट्रपति की अनुमति से राज्यपाल कुछ नहीं कर सकता। तो राष्ट्रपति की अनुमति से किसी राज्य का जो राज्यपाल होता है उसे यह अधिकार होता है कि वो हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सके। कौन कर सकता है ऐसा? राज्यपाल कर सकता है। किसकी आज्ञा से? राष्ट्रपति की आज्ञा या अनुमति से। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 74, अंकुश रखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ होगा? 1 संकेत करना, 2 बंधन करना, 3 दिल में रखना, 4 पराजित करना। इसका विकल्प 2 सही है, बंधन करना है। बंधन करना या बंधन रखना जो है वो अंकुश रखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ होगा। देखेंगे अगला प्रश्न।
प्रश्न 75 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, भारत के संविधान के किस भाग के 4 अध्याय में राजभाषा संबंधित प्रावधान है? 1 16वें, 2 18वें, 3 15वें, 4 17वें। इसका विकल्प 4 सही 17वें। संविधान के अनुच्छेद 343(1) भाग 17 के अंतर्गत हिंदी को सर्वसम्मति से 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया। कहने का अर्थ ये है, संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया। राजभाषा से क्या तात्पर्य है? राजभाषा वो भाषा होती है जिससे सब कोई देश के जितने भी सरकारी कामकाज हैं, जितने भी कार्य हैं, वो उस भाषा में किए जा सकते हैं। और जो आज हम लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, यही वो राजभाषा है जिसे मानक भाषा का भी रूप दिया जाता है। अब मित्रों, यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सभी प्रश्न बहुत ही अच्छी तरह समझ में आएंगे। फिर भी यदि किसी प्रश्न में कोई आपको कुछ पूछना हो, ठीक से समझ में ना आए, तो आप कमेंट्स कीजिए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।